हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे पब्लिक फाइनेंस की, यानी कि लोक वित्त की। आज का जो हमारा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी में, वह है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में हम बात करेंगे बैंकों के विकास के इतिहास से लेकर आज तक के बैंकों का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या बैंकिंग इतिहास में कि सबसे पहला जो भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया उसका क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था नाम? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। सबसे पहला बैंक था 1770 में। ठीक है, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। ओके, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो बैंक की स्थापना की गई, बैंक ऑफ बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल कब है? 1806 में। जल्दी जल्दी देख लेंगे लोग इसको। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। ओके, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ओके, तो बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास यानी कि प्रेसिडेंसी में जितने भी ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसीज हैं उसमें क्या स्थापित किए जा रहे हैं बैंक। आगे बढ़ने से पहले बैंकों के इन तीनों बैंकों को देख लेते हैं। इंपीरियल बैंक जब बनता 1921 में, यानी कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर, ओके, इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। कब? वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में। ओके, वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके बनाया जाता है इंपीरियल बैंक्स को 1921। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बनती है? एसबीआई। ठीक है, एसबीआई कब बनती है? 1 जुलाई 1955 में। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा जाता है इसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में, यानी कि 1 जुलाई 1955 में क्या है? नेशनलाइज होता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण हो जाता है इसका। ओके, किस समिति की अनुशंसा पर? गोरेवाला समिति। नाम याद रखेंगे, गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक एसबीआई में कन्वर्ट होता है, यानी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है। सरकारी बैंक यानी कि निजी बैंकों को सरकारी करना क्या राष्ट्रीयकरण है? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकृत। ठीक है, बाद में 1959 में अन्य भी बहुत सारे जो राज्यों के यानी कि प्रादेशिक स्टेट बैंक थे उनको आरबीआई एसबीआई में क्या है? जोड़ दिया जाता है। ओके, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ठीक है, जैसे बैंकों को भी क्या है? एसबीआई में सम्मिलित कर दिया जाता है। तीसरे एसबीआई का गठन होता है 1955 में, राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाता है। पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई 1955 में, इंपीरियल बैंक बनाया गया था। अब जो आगे बात करेंगे इसकी इलाहाबाद बैंक की। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? 1865 में। क्रॉनिकल वाइज देखेंगे हम, यूपीपीसीएस के या यूपीपीएससी आयोग द्वारा समीक्षा कार्य जो एग्जाम कराया गया 11 फरवरी को, उसमें 4 बैंकों के नाम दिए थे। उन्हें कालक्रमानुसार क्या था करना था? सजाना था। इलाहाबाद बैंक, पंजाब बैंक। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे तो आगे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना की गई कब की गई? 1865 में। ओके, शिमला बैंक, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881 में।
1881 में एक और बैंक है, ओके, अवध कमर्शियल बैंक। आगे आएंगे भी देखेंगे हम। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901 में है, 1901 में है पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। फिर बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में होती है। इसके अलावा बात करें हम बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1906 में, ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, ओके, 908 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई 1911 में स्थापना की जाती है। सारे निजी क्षेत्र में है, सबका राष्ट्रीयकरण होगा, अभी हम देखेंगे। बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की जाती है 1913 में। ठीक है। बैंक के बाद 1908 में। अवध कमर्शियल बैंक की जो बात कर रहे थे हम, और शिमला बैंक, ईयर एक ही है, 1881, 1881। और अवध कमर्शियल बैंक पहला कमर्शियल बैंक है जो क्या है, भारतीयों के अधीन था, ओके। जो भारतीयों के अधीन स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक 1881। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक 1994-95 में स्थापित किया जाता है, 1994-95 में। तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय, ओके। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1994-95 में, सॉरी 1994 नहीं है, 1998, ठीक है, 1894-95 है, 1894-95 लाला लाजपत राय द्वारा स्थापना की जाती है, किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की। और यह पूर्ण रूप से, ठीक है, इसमें तो कुछ भारतीय है लेकिन इसमें क्या है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय जो बैंक है वह है पंजाब नेशनल बैंक, ओके। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1956 में। इसको डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, 1956 में, ओके, 1956 में डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं आईडीबीआई को। डेवलपमेंट के लिए इसका नाम में ये क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई। अगला जो बैंक है इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी सबसे पहले 1974 में मिस्र ने की थी, ओके, इस्लामिक बैंक की। लेकिन भारत में जो इसकी स्थापना की गई है इस्लामिक बैंक की 2010 में की गई है। कहां पर? केरल में, 2010 केरल। एक समिति का नाम याद रखेंगे, आनंद मोहन समिति। कौन सी समिति? आनंद मोहन समिति। तो आनंद मोहन समिति की सिफारिश पर ही क्या है, इस्लामिक बैंक की स्थापना की जाती है। सॉरी, आनंद मोहन समिति ने, मोहन नहीं है, आनंद सिन्हा, ठीक है, आनंद सिन्हा, आनंद सिन्हा, आनंद सिन्हा समिति। तो आनंद सिन्हा समिति की सिफारिश पर वर्ष 2010 में केरल में इस्लामिक बैंक की स्थापना की जाती है। क्या होते हैं इस्लामिक बैंक? इस्लामिक बैंक में है जो ब्याज दर किस रेट पर देते हैं, किस आधार पर देते हैं? आर्थिक समृद्धि के आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर ये ब्याज दर देते हैं, ठीक है, इस्लामिक बैंक। और इसमें शायद बैंकों द्वारा सूद भी नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक की स्थापना 2010 केरल, आनंद सिन्हा समिति, आर्थिक समृद्धि के आधार पर ब्याज दर देते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे इस्लामिक बैंक की। इंपीरियल बैंक, एसबीआई बैंक की बात हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, ठीक है, बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या जो भी बैंक हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ओके, और आरबीआई एक्ट 1934 कब लाया गया? एक समिति थी हिल्टन यंग समिति, याद रखेंगे नाम, हिल्टन यंग समिति। तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर ही, क्या अनुशंसा पर ही आरबीआई एक्ट 1934 लाया जाता है। और इस एक्ट के बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया जाता है। प्रथम आरबीआई चेयरमैन कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी। ओके, आरबीआई हो गया, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, सभी बैंकों को क्या करती है? रेगुलेट करती है। और आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। ठीक है, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है कब है? 1949 में। 1949 में क्या नेशनलाइज किया जाता है आरबीआई को भी। ओके, राष्ट्रीयकरण। और एसबीआई को 1955 में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? ये तो हो गया राष्ट्रीयकरण की। और एक राष्ट्रीयकरण से फैक्ट याद कर लेते हैं, जुलाई 1969 में। ठीक है, कब? लिखने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस समय जो टोटल राष्ट्रीयकरण वाले बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनकी संख्या करीब 29 के है। ओके, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। नेक्स्ट है वीक बैंक, यानी कि रुग्ण बैंक या बीमार बैंक हम किसे कहेंगे? वीक बैंकों की स्थापना या वीक बैंक किसे कहते हैं हम? एक समिति थी, वर्मा समिति। ये कॉन्सेप्ट दिया गया वर्मा समिति द्वारा, याद रखेंगे। रुग्ण बैंकों या वीक बैंकों का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वर्मा समिति द्वारा 1997 में, 1997 में। ओके, क्या होते हैं वीक बैंक? वीक बैंक वे होते हैं जिनका CRAR, या ठीक है, क्या हो गया? कैपिटल रिस्क वेटेज एसेट्स जो हैं उनके क्या हो, 9% से नीचे जिनके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रुग्ण बैंक कहते हैं। यानी कि पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति रेशियो कितना हो? 9% से कम हो। यानी CRAR कितना हो? 9% से अगर किसी बैंक का नीचे है उसे क्या कहते हैं? पूंजी जोखिम भारित पर संपत्ति रेशियो कहते हैं। ठीक है, जो CRAR निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? जो बैंक का टोटल एसेट्स रख लेंगे, फिर भाग देंगे किससे? जो भी रिस्क वेटेज एसेट्स हैं, यानी कि जो भी ऋण हमने दिए हुए हैं, बांटे हुए हैं, जो हमारे रिस्क में चल रहे हैं, मिले नहीं हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स ऑब्लिक टोटल रिस्क एसेट्स वेटेज एसेट्स इनटू 100 करके क्या ये रेशियो निकाला जाता है। और ये रेशियो अगर 9% से कम आ रहा है तो बैंक क्या है? रुग्ण है, बीमार है। ठीक है, सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसी के आगे देखेंगे अभी NPA, इसके आगे ही बात करेंगे अभी NPA क्या होता है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ठीक है, तो ये बैंकों का, वीक बैंकों का कॉन्सेप्ट दिया था वर्मा समिति ने 1997 में। हालांकि अभी कोई भी बैंक वीक बैंक की कैटेगरी में नहीं आता। नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या इस बैंक की स्थापना की गई थी।
अपना करीब 80% जो यह ऋण है, ऋण देता किसको? कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है। वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1982 में। कब? जुलाई 1982 में। ओके, जुलाई 1982 में। तो नाबार्ड के साथ जुलाई 1982 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। करीब 80% अपना ये पूंजी क्या है? कृषि क्षेत्र के को देता है नाबार्ड बैंक। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में है। ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई, इसकी बात करते हैं हम। शिवरामन समिति, नाम याद रखेंगे, शिव रामन या शिव रमन कह लें, शिव रमन समिति। ओके। अभी आ गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आरआरबीज भी क्या है? आरआरबीज का भी निरीक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है, ये याद रखेंगे। ओके, ये बात। और जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो लाई गई थी 1998 में, लंबे समय का किसानों को लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए, उसका भी निर्देशन कौन करता है? नाबार्ड करता है 2007 से। पहले नहीं करता था, 2007 से। आरआरबी का निरीक्षण भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। ओके। एक है आरआईडीएफ। आरआईडीएफ फंड की अभी स्थापना नाबार्ड के तहत की गई है। आरआईडीएफ, रूरल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड, चेक कर लेंगे इसका फुल फॉर्म। तो आरआईडीएफ की भी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत की गई है। ओके, ये तो बात होगी भाई नाबार्ड से रिलेटेड। मुख्यालय हालांकि नई दिल्ली में, काम यह बॉम्बे से करता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया, हम किसे यूनिवर्सल बैंक कहेंगे या सार्वभौमिक बैंक कहेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कब दिया गया यूनिवर्सल बैंक का? 1999 में खान समिति, याद रखेंगे, खान समिति। पटना वाले खान सर बहुत फेमस हो रहे हैं, यूनिवर्सल हो गए हैं। ओके, तो याद रखेंगे, सार्वभौमिक हो गए, यूनिवर्सल हो गए हैं पटना वाले खान सर। तो ऐसे याद रखेंगे, यूनिवर्सल बैंक खान समिति 1999। तो किन बैंकों को यूनिवर्सल बैंक कहेंगे? वे बैंक जो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। पहले बैंक क्या करते थे? बीमा नहीं करते थे। ठीक है। इसके तहत क्या है, जो बीमा भी करते हैं उनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। तो भारत में 2 यूनिवर्सल बैंक है। इसमें पहला जो यूनिवर्सल बैंक बना वह कौन है? 2003 में बना, आईसीआईसीआई 2003। और जो दूसरा है आईडीबीआई। ठीक है। आईसीआईसीआई का स्थापना हालांकि 1955 में किया गया था, लेकिन यूनिवर्सल बैंक जो पहला बना 2003 में, आईसीआईसीआई, और दूसरा आईडीबीआई, यानी बीमा का कार्य भी करते हैं, और भी बहुत सारे फंड और भी सारे आर्थिक गतिविधियां करते हैं। ठीक है। ये बात करेंगे बैंक क्या होते हैं। फिलहाल अभी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में। शायद 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1975 में। किस समिति की अनुशंसा पर? नरसिम्हम समिति। नरसिम्हम समिति की अनुशंसा पर 1975 में मैडम इंदिरा गांधी द्वारा क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है? नरसिम्हम समिति। याद रखेंगे, पहला तो नाबार्ड इसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसमें जो पूंजीकरण है, यानी कि जो पूंजी लगाई गई है, इसमें 3 भागीदार हैं। 3 भागीदार हैं। कौन कौन?
एक तो स्वयं केंद्र सरकार, पहला कौन है? केंद्र। केंद्र ने जो पूंजी लगाई है वो लगाती है वो 50% है, उसकी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 50% है। दूसरा राज्य सरकार यानी कि रीजनल है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 15%। ओके, ये क्राइटेरिया रखा गया, केंद्र का 50% और राज्य 15%। और जिस राज्य में यह स्थापित किया जाएगा वहां का कोई जो बैंक हो, प्रवर्तक बैंक हो, ठीक है, उस बैंक की भागीदारी होगी। प्रवर्तक बैंक जो पूंजी लगाएगा, कोई भी बैंक हो सकता है किसी अलग अलग स्टेट्स में, यानी कि आरआरबीज के लिए क्या है, अलग अलग स्टेट में प्रवर्तक बैंक अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है यूपी में एसबीआई लगाए, पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक लगाए, ठीक है, एमपी में यूनियन बैंक लगाए। इसमें तो इसमें जो भी प्रवर्तक बैंक होगा उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? कितना बच गया? 35%। ओके, 35% आरआरबीज में। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बैंक जहां स्थापना की जाएगी जिस जिले में, उस जिले में क्या है, आपस से जुड़े हुए 3 जिलों में क्या है, कार्य करता है। 3 जिलों तक ही कार्य करता है, आपस में जुड़े हुए 3 जिलों तक। हालांकि सभी स्टेट्स में, ठीक है, आरआरबीज हैं, 2 स्टेट्स में नहीं है। कहाँ? सिक्किम और गोवा में। रूरल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी, रूरल रीजनल बैंक कहाँ कहाँ नहीं है? 2 स्टेट में नहीं, सिक्किम और गोवा में नहीं है। ओके, ये बात हो गई हमारी किसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। समितियों का सारा नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोकल एरियाज बैंक। लोकल एरियाज बैंक का जो कॉन्सेप्ट लाया गया एलबीएस के 1996 में। कब लाया गया? 1996 में। 1996 में निजी क्षेत्र के लिए लाया गया। हालांकि भारत में लोकप्रिय या नहीं है। ओके, इसके लिए भी वही क्राइटेरिया जो हमने बात की आरआरबीज के लिए, कि अपने आसपास के 3 जिलों में कार्य करता है। तो आरआरबीज भी अपने आसपास के 3 जिलों में कार्य करता है, और लोकल एरियाज बैंक भी क्या है, आसपास के 3 जिलों में कार्य करते हैं। ठीक है, 1996 में लगा, भारत में लोकप्रिय नहीं है लोकल एरिया बैंक। ठीक है, एरिया बैंक के हैं या लोकल एरियाज स्कीम्स के हैं। ठीक है, लोकल एरियाज स्कीम। अब बात करते हैं किसकी? निचय बैंक। निचय बैंक का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वर्ष 2014 में आया। कब आया? 2014 में। एक समिति है नचिकेत मोरे समिति। कौन है? नचिकेत बहुत हल्ला करते हैं बच्चे। ठीक है, नचिकेत मोरे समिति के अनुशंसा पर क्या है, निचय बैंक 2014 लाया गया। क्या होते हैं निचय बैंक? इसमें क्या है कि आप डिपॉजिट कितना कर सकते हैं? 1 लाख तक, 1 लाख। ठीक है, और निचय बैंक क्या है? ऋण नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? ऋण नहीं दे सकते। ऋण नहीं दे सकते। हालांकि एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्या है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते। एटीएम इशू कर सकते हैं, एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्या है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, और बीमा। ठीक है, बीमा के लिए भी बीमा भी कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें ये कर सकते हैं। तो निचय बैंक क्या है? डिपॉजिट 1 लाख, ऋण नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, म्यूचुअल फंड और बीमा क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अपना कर सकते हैं। ओके, अब बात करें किसकी? 2014 हो गया, नचिकेत मोरे समिति। ओके, ये तो सारे बैंकों की बात हो गई।
अब हम बात करें इन बैंकों को तो नियंत्रण करता है कौन, आरबीआई, उसकी भी बात हो गई। अब बात करेंगे इनकी साख यानी क्रेडिट निर्धारण करेगा। तो क्रिसिल की स्थापना की गई कब? 1987 में, 1987 में। ओके, क्रिसिल 1987 में, डेट देख लेंगे। ओके, वित्तीय समावेशन जो हो रहा है उसको मापने के लिए, सूचकांक देने के लिए क्रिसिल की स्थापना की गई। यह क्या है? भारत का प्रथम साख निर्धारण एजेंसी है, प्रथम साख निर्धारण एजेंसी है। प्रथम साख निर्धारण एजेंसी है कौन? क्रिसिल। ओके, क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? सीआर से क्या हो जाएगा? क्रेडिवेटिव, सीआर से क्रेडिवेटिव, आई से इन्वेस्टमेंट, ओके, और एस से सर्विसेज, फिर आई से इंडिया लिमिटेड। क्रेडिवेटिव, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, इंडिया लिमिटेड। ओके, ये बैंकों का क्या है? साख निर्धारित करती है, उनको रैंक देती है। ठीक है। कैमल्स एजेंसी है, कैमल्स जो क्या है? CAMELS, अपने नाम के अनुसार वो क्या है? उसको देखती है। तो उसी के आधार पर क्या है? क्रिसिल्स बैंकों का साख निर्धारण करती है। वर्ल्ड में बहुत सारे बैंक हैं जो बैंक नहीं है, एजेंसीज हैं जो साख निर्धारण करते हैं इसमें सभी बैंकों के। जैसे कि S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, यूएसए का मूडीज है, यूएसए का डफ एंड फेल्प्स है, यूएसए का जापान बॉन्ड है, यूएसए का। ये क्या है? बैंकों का साख निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्रेडिट जैसे क्रेडिट क्या? AAA देते हैं। AAA का अर्थ क्या हुआ? सबसे, यानी कि हाईएस्ट सेफ्टी है इस बैंक में। AA देंगे तो उच्च, हाई सिक्योरिटी है, मतलब उच्च सुरक्षा है। अगर क्रेडिट देते हैं A की साख तो मतलब अल्प सुरक्षा है। BBB क्रेडिट देते हैं किसी बैंक को तो यानी कि पर्याप्त सुरक्षा है। BB क्रेडिट देते हैं तो मतलब क्या हुआ? रिस्क है। और B देते हैं तो क्या? हाई रिस्क है। C देते हैं तो हाईएस्ट रिस्क है। और D मतलब तो डिफॉल्टर हो गया। ठीक है, तो ये वर्ल्ड के जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा सभी देशों के बैंकों को क्या है? क्रेडिट दी जाती है। भारत द्वारा ABCDE इस तरह से दिया जाता है। ये मतलब हाईएस्ट सेफ्टी, B मतलब पर्याप्त सेफ्टी, C मतलब रिस्क हो गया, D मतलब हाईएस्ट रिस्क, और E मतलब समाप्त, खत्म। ठीक है, डिफॉल्टर क्रिसिल द्वारा दिया जाता है। ओके, ये तो बात हो गई हमारी साख निर्धारण एजेंसी की। और क्या बात कर ले हम? एक बैंक और छूट जा रहा है, LBS। LBS मतलब लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम कब लाया गया था? 1969 में। 1969 में बहुत सारे काम किए गए, राष्ट्रीयकरण किया गया, लीड बैंक योजना लगी, इसरो की स्थापना की गई 1969 में। क्या अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल दिया गया, याद रखेंगे, हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लीड्स बैंक स्कीम 1969 में। अब बात करते हैं बैंकों के खिलाफ अगर हमें क्या करना हो, शिकायत करना हो तो कहाँ करेंगे? इसके लिए भी है, जैसे कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करनी हो तो गठन किया गया 2019 में। लोकपाल का ऐसे ही क्या है? लोकपाल है बैंकों के लिए भी। BOA यानी कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इस बैंकिंग, याद रखेंगे, बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग लोकपाल की जो नियुक्ति की जाती है बैंकिंग लोकपाल की, वो RBI द्वारा की जाती है, ना कि सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, RBI द्वारा नियुक्त होता है। ये 1995 में इसकी स्थापना की गई। और इसका जो कार्यकाल होता है बैंकिंग लोकपाल का, वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल, 3 वर्ष की अवधि होती है। ओके, 3 वर्ष की अवधि होती है।
और बहुत सारे संकटों में क्या 2 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं किसी बैंक से कोई उपभोक्ता क्या है शिकायत करना चाहता है, संतुष्ट नहीं है, उसके काम नहीं हो रहे हैं, तो वह क्या है बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकता है। लेकिन कब? 3 महीने तक उसे वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए उसने अपनी शिकायत बैंक को दी, SBI को दी, और 3 महीने के अंदर अगर वो शिकायत का निवारण कर दिया गया कस्टमर के बैंक द्वारा, तो शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 महीने समाप्त होने के बाद भी क्या बैंक द्वारा शिकायत का निवारण नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी कस्टमर 3 महीने बाद और 2 साल के अंदर, 2 साल के भीतर क्या है बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकता है। यूपी में बात करें बैंकिंग लोकपाल का ऑफिस कहाँ है, तो माल रोड कानपुर में है। ओके, माल रोड कानपुर में है। जिसको शिकायत हो यहाँ कर सकता है। तो बैंकिंग लोकपाल किसी बैंक पर अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। सभी बैंक इसके अंदर में आते हैं, अंडर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं। बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत नहीं आता। याद रखेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स सहकारी जो बैंक्स गठित किए जाते हैं, ओके, सरकारी बैंक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं सरफेसी एक्ट, बैंकों को और भी रेगुलेट करने के लिए एक तो बैंकिंग हो गया, दूसरा क्या सरफेसी एक्ट लाया गया था। बैंकों को जो उनका ऋण देते हैं मिलता नहीं है, उसको रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट लाया गया है। कब लाया गया? 2003 में। फुल फॉर्म की बात करें सरफेसी का क्या होगा? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सरफेसी, इसमें ई भी है। इन्फोर्समेंट, क्या? इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट कब लाया गया? 2003 में लाया गया। ठीक है। तो जो भी एनपीए बनता है, एनपीए की बात करें, क्या एनपीए क्या होता है कि कोई भी बैंक जब ऋण देता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, निष्पादन नहीं कर रहे हैं, गैर निष्पादित, कोई भी बैंक अगर ऋण देता है तो एक निश्चित अवधि के अंदर अगर वो ऋण की प्राप्ति नहीं होती है या निश्चित अवधि के बाद प्राप्ति होती है, 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? गैर निष्पादित एसेट्स, यानी कि एनपीए। तो ये अवधि 90 दिन की है। अगर 90 दिन के अंदर आ गया तो गैर निष्पादित नहीं रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं कहेंगे। ओके, तो इसी के लिए क्या है सरफेसी एक्ट है। मान लीजिए बहुत सारा ऋण दे दिया और बहुत सारे गैर निष्पादित एसेट्स बैंक के पास जमा हो गए, ठीक है, तो बैंक कैसे रिकवर करे? उसी के लिए ये एक्ट था कि क्या करे कि अपने एनपीए को क्या करे, किसी एआरसी को बेच दे, एआरसी कंपनी को बेच दे, एसेट्स रिकंस्ट्रक्ट्स कंपनी को बेच दे। वो कंपनी क्या वसूलेगी, कुछ में बेच दे, ठीक है। उससे क्या होगा? बैंकों का अपना जो ऋण है या एनपीए है वो प्राप्त हो जाएगा। एसेट्स रिकवरी जो कंपनी होंगी, एसेट्स कंपनी, ठीक है, एआरसी। ओके, कुछ प्रावधान भी किए गए एनपीए के लिए, BBB का यूज किया गया, ठीक है। तो सरफेसी एक्ट ऋणों की प्राप्ति के लिए, एनपीए को बेचने के लिए क्या है, इसके लिए लाया गया सरफेसी एक्ट 2003 में। ये तो बात हो गई हमारा एनपीए और सरफेसी एक्ट से रिलेटेड। एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्ति की बात की हमने। ओके, एनपीए वैसे 2 प्रकार का होता है, लॉस एनपीए और सब एनपीए। लॉस एनपीए जो 2 साल के बाद भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, और जो 2 साल के अंदर प्राप्त हो गए उसे क्या कहते हैं? सब एनपीए, मतलब 90 दिन से लेके 2 साल के मध्य में, ठीक है।
ये तो बात हुई हमारी किसकी, सरफेसी एक्ट की। एक और समिति की बात करें, नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी। कब गठन, नरसिम्हम 1991 में। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठन किया गया था इसका। ठीक है, वित्त क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति की गठन किया गया था। नरसिम्हन समिति एक जगह और भी है आरआरबी के गठन में। ठीक है, नरसिम्हन समिति वित्त क्षेत्र 1991 में। ये तो बात है हमारी बैंक से रिलेटेड बातें। अब बात है बैंक क्या है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें, या जो हम देखते हैं बैंक, वहाँ जमा पूंजी होती है, जमा करते हैं, अपनी सेविंग जमा करते हैं, वहाँ से जमा निकालते भी हैं। ठीक है, ये एफडी कराते हैं, ओके, लेन देन करते हैं, यही बैंकिंग्स में होते हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे बैंकिंग्स हो गए हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बैंक है और एक डाकघर है। अगर बैंक और डाकघर में क्या अंतर, दोनों है, दोनों में जमा होता है, दोनों ऋण देते हैं, बैंक और डाकघर। लेकिन बैंक क्या है, बैंक क्या है, जनता को ऋण देती है, लेकिन डाकघर क्या है, सरकार को ऋण देती है, पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का एक विभाग है, भारत सरकार के अधीन है। लेकिन बैंक क्या है, आरबीआई के अधीन है। ठीक है, ये तो कुछ बातें की हमारी बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, बैंकिंग का चैप्टर खत्म ही हो गया। बाकी बैंकिंग से रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, एमएसएफ, मार्केट ओपन, ओएमओ, इन सब की बात हमने कर ली थी मुद्रास्फीति जब पढ़ रहे थे। उसको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये फैक्ट्स की बातें थी, इसको हमने कर लिया कवर। आज का इतना ही रखेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।